$6 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा इस माली साल में। आई थिंक आवर लेटेस्ट फोरकास्ट इज रफली अबाउट $200 मिलियन। करेंसी स्टेबिलिटी जो है वो आपने देखी है पिछले कुछ महीनों में। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की मैंने बात की कि 2 मंथ इंपोर्ट कवर से हम निकले थे फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एट 2 months ऑफ इंपोर्ट कवर, अ लिटिल ओवर $9 बिलियन। और ये बहुत बड़ी एक चीज है जिससे हम इंशाल्लाह अगला जो माली साल है वी स्टार्ट ऑन अ वेरी गुड नोट एंड ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग नोट। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव द फैक्ट दैट फॉरेन बाइंग हैज कम बैक इनटू द मार्केट, तो देखें ये वो सिग्नल्स हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जब आती है तो थोड़ा सा ये जो जब कॉन्फिडेंस रिस्टोर होता है सो दैट ब्रिंग्स दोज फ्लोज बैक इन। एक दफा नहीं कई दफा ये कहा है कि द वे आई लुक एट इट, दिस इज पाकिस्तान प्रोग्राम व्हिच इज बीइंग एडेड, सपोर्टेड, हेल्प्ड एंड फंडेड बाय द IMF। टैक्स टू GDP हमें बढ़ाना है, अपनी कॉम्प्लेक्स एनर्जी इक्वेशन है उसमें पावर सेक्टर रिफॉर्म्स को हमने आगे लेकर जाना है, उसकी गवर्नेंस को हमने ठीक करना है। बाकी हमारी उनके साथ डिस्कशन जो है वो जारी है, बड़ी मुस्बत उसमें पेशरफ्त हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाकी हुकूमत अहम मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2023-24 के अहम निकात के मुताबिक रवां माली साल मुआशी शरह नमू 2.4% रही। IMF ने भी पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ़ किया है और IMF ने मुआशी शरह नमू का तखमीना 2% लगाया था। सर्वे में ये कहा गया कि IMF के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तमाम अहदाफ पूरे किए गए हैं। ADB ने 1.9% जबकि आलमी बैंक ने 1.8% ग्रोथ का तखमीना लगाया था। इक़्तिसादी सर्वे जो वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम ने पेश किया, और इस सर्वे के मुताबिक रवां माली साल मईशत के हुजम में 11% इजाफा हुआ और मईशत का हुजम $375 अरब तक पहुँच गया। वज़ीर ख़जाना ये भी कहते हैं कि खैरात से स्कूल, यूनिवर्सिटी और अस्पताल तो चल सकते हैं लेकिन मुल्क नहीं, क्योंकि मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकता है। वो मज़ीद कहते हैं कि IMF से प्रोग्राम पर पेशरफ्त हो रही है और इस प्रोग्राम से वो पुरुमीद है। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ कहते हैं कि नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाना होगा, सबको पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। इसी मुनासिबत से आज का प्रोग्राम मैं मेहमानों का तारुफ करवा दूं। अभी हमें ज्वाइन किया है शकील रामे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं। आमिर इलियास राना साहब जो हमारे रेगुलर एक्सपर्ट हैं, प्रोग्राम का हिस्सा, वो भी हमारे साथ हैं। इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। कुछ और मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, साथ ही उनका तारुफ होता जाएगा। मैं जो मेहमान मौजूद हैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब आपसे आगाज़ कर लेती हूँ, उसके बाद ज़रा टेक्निकल चीज़ों की तरफ जाएंगे। आपके ख्याल में जिस तरह से अब इक़्तिसादी सर्वे में वज़ीर ख़जाना ने ये बात की कि IMF प्रोग्राम में जाने के सिवा हमारे पास कोई प्लान B नहीं है, मैंने IMF को प्रोग्राम में जाने को तरजीह दी, अगर ना जाते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। क्या आपको लगता है कि अब IMF प्रोग्राम की जो मौजूदगी है इस सूरत में मुल्की मईशत बेहतरी मुमकिन है? मुल्की मईशत में आमिर साहब देखें, 2018 के स्टार्ट में जब इमरान खान गवर्नमेंट में आए, स्टार्ट से मुराद जब उनकी गवर्नमेंट आई अगस्त में, तो सब लोग कह रहे थे कि उन्हें फ़ौरन IMF के पास चले जाना चाहिए, और वो इस बुनियाद पर रुक गए कि वो कहते थे कि IMF के पास जाने से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूं। और 2 साल बाद उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी गलती ये थी कि मुझे फ़ौरन IMF के पास जाना चाहिए था। जो अभी आपने औरंगज़ेब साहब की गुफ्तगू सुनाई और आपने खुद भी बोली बात, तो जो B प्लान की बात डार साहब का तकिया कलाम था कि वरना B प्लान है, तो हम किसी गहरी खाई में जाने से बेहतर है कि जो सामने मसाइल हैं उस पहाड़ से टकरा जाए, बजाय गिरने के बाद पता भी ना चले। तो इस लिहाज से तो ये बिल्कुल ठीक फैसला है कि इधर उधर टामक टोइयाँ लगाने की बजाय आप सीधी बात करें कि हमारे पास कोई पाए मानदन नहीं है, जाए रफ्तार नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। वो जो कर्ज की भीख की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। हमारे पास जब है ही कासा गदाई तो हम कर क्या सकते हैं। हम जो मर्जी दुनिया में जाके कहें कि हम आए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, हमें माहौल बनाना है ना अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट के लिए। सरमायाकारी तो तभी आएगी जब यहाँ ठीक होगा। और अगर हम इन चीज़ों पे बात करें कि ज़ाहिर है GDP ग्रोथ हम उस तरह नहीं कर सके, सर्विसेज का हमारा दफ़ हासिल नहीं हुआ। 4-5 चीज़ें जिसमें ज़राअत है, फ़ीकस आमदनी है, करंट अकाउंट खसारा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, ये पॉजिटिव वे में चीज़ें आई हैं हमारे पास सामने। और अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी भी हैं। ज़राअत ने अगर शरह नमू बहुत अच्छी दिखाई है, तो इस दफ़ा जो गंदम पे ख़ास तौर पे चूँकि पंजाब 52% पे खड़ा है, वहाँ जो किसान के साथ हुआ है उसका नुकसान अगली फसलों में कह रहे हैं ना, ये पता लगेगा किसान कार्ड कितना मुफ्त बिला सूद देते हैं और लोग इनसे इस्तेफादा करते हैं, फिर कोई बात बनेगी। इस वक्त तो दावा है ना पंजाब गवर्नमेंट का, लेकिन
मैं पूरे पंजाब में जहां कहीं भी बात करी है, लोग परेशान हुए हैं। गंदम की जो आपने कीमत अनाउंस की और वो ना दी, उससे किसान रुल गया। ये बड़े लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, तो ये इफेक्ट पड़ेगा अगली फसलों पे, लोग डर जाएंगे। मजबूरी जरूर होती है, जाहिर है वो गवर्नमेंट के साथ मुकाबला तो नहीं है किसी का कि आप 3900 रुपए की इमदादी कीमत कह के और एकदम कर लें। जैसे बिल्कुल ठीक बात है कि चावल वगैरह फ्री एक्सपोर्ट में चले गए हैं, रेट मार्केट डिटरमिन करती है, तो आपने दिया था तो आप कुछ ना कुछ अश्कशोई करते, उसका नुकसान अगली फसलों में होगा। एक एतमाद शटर हुआ है, SIFC का पहला बड़ा कदम था एग्रीकल्चर। तो फिर आप जब वादे करते हैं SIFC में बैठ के और इस तरह की बातें हों, वहां अलग अलग पॉइंट्स हैं, लेकिन एक जनरल ओपिनियन ये है जिसमें आम किसान को नुकसान पहुंचा तो आप नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है जो पावर सेक्टर की बात है, जहां हम बात करते हैं, मैं चूंकि एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में कर रहा हूं और जो स्पेशलिस्ट बैठे हैं वो बात करेंगे अपनी। जब हम कहते हैं कि जी जितनी मराद दी गई हैं इस मुल्क में, मराद याफ्ता तबके को छूट है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को एक्सपोर्ट के नाम पे, और पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों को, सरकारी इदारों में जिन बड़े लोगों को मरात में फ्री सर्विसेज हैं, 10-10 लाख तनख्वाहें हैं, उसके बावजूद सब चीज फ्री है, जबकि वो इसमें अफोर्ड कर सकते हैं। तो यहां पे कोई भी ये नहीं कह सकता कि जी मैं तो वकालत छोड़ के आया, मैं जज साहिबान की बात कर रहा हूं, मैं फौज में पाकिस्तान के दिफा के लिए आया, मैं ब्यूरोक्रेसी में सेक्रेटरी बन गया। भाई सब अपना अपना काम कर रहे हैं ना, तो अपने अपने हिस्से की कुर्बानी भी सबको देनी चाहिए। मैंने बड़े 3 नाम इसलिए लिए कि हमारे यहां हर जगह तनकीद होती है, तो सबसे पहले इनको सेक्रीफाइस, सिर्फ कैबिनेट की तनख्वाह ना लेने के फैसले से काम नहीं चलता। तो जब ये होगा, दूसरी बात ये है जो शहबाज शरीफ को करनी चाहिए, वो है चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपका जो 2027 तक के पावर सेक्टर के मुआहदे हैं हमने रीनिगोशिएट किए हैं, बहुत सारे लोगों से किए हैं, या तो डंडा दे के उनसे कहें अपने जंग आलूद प्लांट चलाएं, बिल्कुल जितनी मर्जी महंगी बिजली है चलाएं, हम उनको कैपेसिटी चार्जेस दे के जो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, ये जब तक आप खत्म नहीं करेंगे गर्दिशी कर्जे के नाम पे, मैं आप पूरा पाकिस्तान हर महीने बिजली के बिल में यूनिटों का इजाफा देता है, गवर्नमेंट बड़ी परेशान होती है, होती रहे, लेकिन इसका हल भी गवर्नमेंट को निकालना है कि ये सारी हुकूमतों ने काम किए हैं, तो फिर जवाब जो बैठा है हम उससे लेंगे कि भाई आप पावर सेक्टर में जो माफिया बन गए हैं, चाहे वो बैरूनी मुल्कों के नाम पे बने हुए हैं या वो पाकिस्तान के अपने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबसे पहले अपने घर में अपने इंडस्ट्रियलिस्टों को मजबूर किया जाए कि भाई आप पीछे हटें। कितना कमाएंगे इस पाकिस्तान से, आप उनके सारे सामने रखें। जब तक ये प्रॉपरली बातचीत नहीं होगी हम आगे नहीं निकल सकते। सही है, बिल्कुल ये तो बात है। शकील रामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शकील रामी साहब, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर, और वो खुद वजीर खजाना साहब फरमा रहे हैं कि इस्लाहात बड़ी जरूरी हैं और वो होनी भी चाहिए, और हमने कुछ इस्लाहात कर भी दिए हैं। अब आप किस तरह से इक्तिसादी सर्वे को देख रहे हैं? GDP समेत बाकी अहदाफ का मौजूद ना होने की आपके ख्याल में क्या वजह है? और जब हम टारगेट की बात करते हैं, जी ये टारगेट रखा और उसका हदफ पूरा नहीं हुआ, तो क्या ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर नहीं रखा जाता? जब टारगेट सेट किए जाते हैं वही टारगेट रखे जाए ना, जो ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर रखकर वो उनको आप फिर अचीव भी कर सकें। तो इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? इस चीज को नजरअंदाज कर दिया जाता है? देखिए, पहली बात तो ये है, जो ये ग्रोथ है ये एग्रीकल्चर की जो दिखा रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं है। ना तो गवर्नमेंट ने क्वालिटी सीड प्रोवाइड किया, ना फर्टिलाइजर टाइम पे मिली। आपको पता है अभी तो गंदम के आप आउटपुट की बात कर रहे हैं ना, जब ये फर्टिलाइजर चाहिए थी किसान इससे जरा जलील हुआ था और आपने उसको मजीद जलील किया, और उसके बाद आप बड़ा मुंह बना के कह देंगे एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है। देखिए, ये मुनाफकत की भी कोई इंतहा होती है, वैसे अल्लाह माफ करे पाकिस्तान में कोई इंतहा नहीं है। तो ये जो चीजें ना कि हम एक आपकी बैकबोन है उसको आप मारते रहते हैं और फिर भी वो आपको दी जाती है, यानी कि ब्रीदिंग स्पेस देती है। अगर हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग देखें तो -1 है उसकी ग्रोथ इस दफा। अगर हम टेक्सटाइल देखें तो -8.1-2% है। तो आपके जो बिगेस्ट जिसकी आप बात कर रहे थे उनमें तो नेगेटिव ग्रोथ शो किया है। उसी तरह आप ऑटोमोबाइल्स की देखें, दूसरों की देखें, नेगेटिव है। एक सेक्टर जिसने आपको ग्रोथ दी उसको आप अभी तक उसको यानी कि आप उसके मुताबिक को करना ही नहीं चाहते, आप उसी को सबसे ज्यादा यानी कि पीछे रख रहे हैं। ये है हमारी विजडम का हाल, जिसको हम कहते हैं ना दनाई या अकल। ये है हमारा हाल कि जिस सेक्टर ने हमें यानी कि वर्स्ट सिचुएशन में भी हमें ग्रोथ दी, हमारी इकोनॉमी को पॉजिटिव इंडिकेटर पे लेके आया, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उससे साथ मुंसलिक लोगों को मजीद किस्म का यानी तकलीफें दें। जब आप दूसरी बात कर रहे हैं जी कि जो आप बात कर रहे हैं कि जो इंडिकेटर्स रखे जाते हैं, वो देखो ब्रॉडर इंडिकेटर्स होते हैं, वो इनका होता है जनाब अच्छा जो ये इस तरह हो जाएगा, वो इस तरह हो जाएगा।
ग्राउंड रियलिटीज कौन देखता है, पहली बात। दूसरी बात, आपकी जो टीम होती है इकोनॉमिस्ट की, जो मिनिस्ट्री चलाती है, उसमें आप कितने इकोनॉमिस्ट आपको नजर आते हैं? अब कई सालों से हम देख रहे हैं, हमारा जो वजीर खजाना होता है, जहाँ तो बैंकर होता है, जहाँ अकाउंटेंट होता है, जहाँ बड़ी हद तक MBA आ जाता है। जो प्लान करना चाहते हैं इकोनॉमी को, उनको तो आप लाते ही नहीं है। एक चीज। दूसरा, बात कर रहे हैं जनाब कि हमने उसको क्या कहते हैं, IMF के पास जाने के अलावा चारा नहीं है। देखें, अगर हम कहते हैं कि जहां पर वेल हो वहां पर रास्ता भी बनता है। हाँ, इस मुल्क में जो मिनिमम सब्सिडीज दी जाती हैं, पर्क्स दी जाती हैं, 2 ट्रिलियन है। लास्ट ईयर में जो हमारे बजट आउटलेग में यानी खजाना में नजर आता 2 ट्रिलियन का था। इसका मतलब यह है कि हम 7.2 बिलियन US डॉलर की सब्सिडी दे देते हैं। ये जो फिगर है, इसे यानी कि पीछे जाएं तो जब UNDP ने बताया था तो 2017-18 की जब बात इस तरह की, तो उस वक्त के हिसाब लगाए तो 14 बिलियन US डॉलर हम सब्सिडी दे रहे थे। उस पर कोई बात नहीं करेगा। IMF जो बात करेगी बिजली के बिल बढ़ा दो, भी इस एलीट सेक्टर को उसका क्या नुकसान होगा? कुछ भी नहीं, इनके तो मुफ्त के यूनिट लगे हुए हैं। फिर यही वजह है, डिमांड्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, वो भी कह रहे हैं। और सूरत हाल आपके सामने यही है। पता है जी, IMF को पता है कि इन्होंने अपनी मराहत पे नहीं समझौता करना, अवाम के साथ जो होता होने दो, तो इसलिए वो इनसे अपनी डिमांड्स मनवाते हैं। दूसरी बात करते हैं IPPs की, जो एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, उसमें देखें आप, ये अमर साहब बता रहे थे कि आप इसको डंडा देके किसको दें? इनके अपने ही लोग हैं कि कोई इनका ATM है, कोई इनका क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का है, किसको ये कहेंगे? किसी को भी नहीं कहेंगे। जहां रिफॉर्म लानी थी ना, उन्होंने IPP बनाने थे, तब देखें मिनटों में 1994 में रिफॉर्म आ गई थी, अभी तक कंटिन्यू है। बेशक उसने मुल्क की माशियत का भट्ठा बढ़ा दिया है, उसको हाथ नहीं लगा रहा, क्योंकि पावरफुल लोगों के वहां इंटरेस्ट है। तो ये बात कहते हैं ना, हमारे पास चारा नहीं चारा हो सकता है अगर हम इस मुल्क के साथ सिंसियरिटी के साथ चलें, जहां पर हमें जरूरत है उस सेक्टर को आगे लेके चलें। देखिए, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, अगर हम एग्रीकल्चर को सीड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो हमारी प्रोडक्टिविटी है ना एग्रीकल्चर की, दुनिया में लोएस्ट में मालिक में से आती है, वो इसकी वजह है कि लो क्वालिटी सीड। अगर हम सिर्फ क्वालिटी सीड ही दे दें तो एक साल में हमारी प्रोडक्शन डबल नहीं तो 1.5 गुना तो हो ही सकती है। बिगाड़ कहां से पैदा होता है? इसका मतलब है ये तो फिर इनके अपने इंटरेस्ट हैं। आम आदमी तो फिर कभी मतलब बजट से उम्मीद ही ना रखे आम आदमी, क्योंकि सोचता तो यही है, जो छोटा बिजनेसमैन है वो भी यही सोचता है बजट आएगा तो हो सकता है कुछ इस्लाहत उसके फायदे में भी हो और वो कुछ उसके लिए अच्छा हो जाए। तो इसका मतलब है आम आदमी के लिए तो फिर कुछ भी नहीं है। देखें, जो होती ना, आपने कहा कि प्रॉब्लम कहाँ है, हम एक लफ्ज़ यूज करते हैं बोटल नेक। तो जो नेक होती है बोतल की, वो टॉप पे होती है। तो जो प्रॉब्लम है ये हम इससे समझना चाहिए कहाँ पर ये बोतल नेक है। एक चीज। दूसरा ये है, जब तक लोग अपने देखे ना, ये कहते हैं टैक्स नहीं देते लोग। क्यों नहीं देते लोग टैक्स? क्योंकि आप देखेंगे इंडायरेक्ट टैक्सेशन शायद दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे मुल्क में होती है। हमारा जो सैलरी क्लास है वो हमारी बिजनेस या लीड क्लास से ज्यादा यानी कि टैक्स देता है। फिर हम हर चीज जो खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, बल्कि डबल ट्रिपल टैक्स पे चले जाते हैं हम लोग। बात ये है कि आपका जो एलीट है, एक तो वो शहाना पैसा हटाता है, दूसरा टैक्स भी इनको बरात है। अब देखिए, अगर आपने IMF से कितने का आप लेना चाहते हैं अभी पैकेज, 6 से 8 बिलियन का एक सिंगल, यानी कि आप देख लेंगे कि आप 8 बिलियन जो है आप अपनी मुराद को कंप्रोमाइज करके बचा सकते एक साल में। नहीं करेंगे, क्योंकि वो आप देखें ना, अब तो नई गाड़ियां आ रही हैं, यानी करोड़ों रुपयों की, यानी कि 100 के हिसाब से गाड़ियां नहीं खरीदी गई हैं। क्या ये इस मुल्क के यानी कि बजट अलाउ करता है आपको इस तरह की शाना जिंदगियां? नहीं करता। मगर बात वही है कि वहां पे जब आएगा तो वहां का कोई पर्सन हाल ही नहीं है। मैं आती हूँ आपकी तरफ दोबारा। अभी टैक्स नेट की बात कर रहे हैं, मैं ये सवाल आपसे भी रखूंगी और आमिर साहब से भी। टैक्स नेट के दायरा कार बढ़ाने की हमेशा बात होती है। लास्ट अगर आप यही इक्तिसादी सर्वे उठाकर देख रहे हैं जो बजट गुजरा उसमें, और ये इस्लाहात बताई गई कि जी टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी रेशो तो बढ़ा दी गई मगर उसके दायरा कार में कोई खास फर्क नहीं आया। इलियास साहब, क्विकली आपसे भी मेरा यही सवाल है, आपके ख्याल में इक्तिसादी सर्वे को मद्देनजर रखते हुए GDP समेत बाकी अहदाफ मौजूद नहीं हैं, तो क्या वजह है इसकी? देखिए, बाकी अहदाफ जो मौजूद इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने तो जो ही नहीं दी कोई। इस बेसिकली जो सबसे बड़ी जो इस वक्त जो नज़र आ रही है जो चीज़ है, गवर्नेंस नहीं है। अगर गवर्नेंस हो जिसमें आपके अदाद शुमार, आपका तखमीना लगाया जाए कि आपकी प्रोडक्शन कितनी है एग्रीकल्चर में। इनको पता ही नहीं था एग्रीकल्चर में गंदम की था प्रोडक्शन वगैरह का, फिर भी इंपोर्ट कर ली। अब ये सारे गवर्नेंस के इशू हैं, इनको पता ही नहीं है, ये लगाते ही नहीं है कि चावल की कितनी पैदावार है। एक तखमीना लगा लेते हैं, जबकि उसके बाद पैदावार, अब देखें गन्ने की पैदावार कितनी है, चीनी की प्रोडक्शन कितनी है, चीनी सरप्लस है लेकिन फिर भी चीनी इंपोर्ट करने की सोच रहे हैं। TCP के पास पड़ी होती है, बजाय एक्सपोर्ट करने के, जब मार्केट में अच्छा रेट मिल रहा है तो उसको एक्सपोर्ट करें।
ये अपनी ट्रेडिंग करें, इसी तरह के मुल्क में जो सरप्लस चीज़ है उसकी ट्रेडिंग करें या अपना बैकअप रखें ताकि अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसकी कीमत में फ्लक्चुएशन ना हो, उसको कंट्रोल करें। डिमांड एंड सप्लाई का रखें सारा चीज़ें, मैकेनिज्म सारा कुछ है लेकिन उस पर काम नहीं होता। अगर काम होगा तो फिर सारा जाहिर है बजट में जो है कि इसमें है, आपके देख लें आपकी जो यंग जनरेशन है उसका कभी इस्तेमाल ही नहीं किया ना, उनको स्किल्ड नहीं किया गया। अगर ये उनको स्किल्ड करते हैं तो बाहर भेजते हैं तो बाहर से ये उसके मुकाबले में ज़र मुबादला कमाते हैं, सही सही। यानी बाहर से पैसा आता है। और आपकी इकॉनमी जब तक ठीक नहीं होगी, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, हम तब तक देखें आज कितनी शर्म की बात है जो कह रहे हैं कि जी IMF के जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। हमारी हर गवर्नमेंट आती है और ये क्या वजह हुई कि IMF के पास जाना ज़रूरी हो गया, कर्जा लेना ज़रूरी हो गया? अपने पाँव पर क्यों नहीं खड़े होते? इसलिए हमने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सेक्टर में ये किसी जगह क्या में काम किया ही नहीं, अपने काम ही नहीं किया ताकि अपने मुल्क की पैदावार को बढ़ाएं, लोगों को रोजगार दिलाएं। आप देख लें आपकी टेक्सटाइल सेक्टर अगर माइनस में जाती तो आपके कितने लोग बेरोजगार हो जाते हैं। आपकी एग्रीकल्चर का अगर नहीं होता काम सही तो देख लें आपकी कॉटन की प्रोडक्शन नहीं हो रही। आप एक कॉटन की इतनी प्रोडक्शन थी कि आप अपनी ज़रूरियत पूरी करते थे, आप कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं टेक्सटाइल के लिए जो आपकी बुनियादी तो 60% थी जो आपकी इंडस्ट्री का। तो इसी तरह देख लें आपकी इस दफ़ा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर में आपकी गाड़ियों की प्रोडक्शन वगैरह जो होती थी, असेंबल करते थे, वो नहीं हो सकी। इस वजह से आपकी नहीं हो सकी, उन्होंने शिफ्टें कम कर दी, आपके लोग भी बेरोजगार हुए, आपकी टैक्सेस भी कम हुए। तो आपने सबसे ज़्यादा आसान तरीका क्या देखा? आपने पेट्रोल पर टैक्स लगा दिया, पेट्रोल पर टैक्स लगा के उस पर लेवी लगा के अब फिर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि IMF की सारी हो रही है। आप देख लें सर्कुलर डेट किधर गया आपका, आपने अपने बिजली के रेट्स बढ़ा दिए, सर्कुलर डेट उधर का उधर ही रहा, बल्कि बढ़ने लग गया। ये तो देखें आपकी एक पॉलिसी आपकी नाकाम हुई है। आपकी पॉलिसी नाकाम हुई, इसकी वजह क्या है? अब फिर आप पेट्रोल की कीमत को कम कर रहे हैं ताकि कंजम्पशन ज्यादा हो और पेट्रोल ज्यादा से ज्यादा टैक्स वगैरह इकट्ठा करें। आपने 800-900 बिलियन अगर उधर से इकट्ठा करना है पेट्रोल से अपना, तो इसी तरह लोगों से टैक्स पर टैक्स दे रहे। सैलरीड क्लास तो दे रहा है लेकिन आप टैक्स की बेस को क्यों नहीं बढ़ा रहे जो टैक्स नेट में नहीं चीजें। इलियास साहब ये कंटिन्यू रखेंगे, एक क्विकली ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें इक़्तिसादी सर्वे जो कि वज़ीर ख़ज़ाना और उनकी टीम ने पेश किया। मुख्तलिफ सेक्टर पर इस्लाहात की भी उन्होंने बात की, ख़ासतौर पर IMF के हवाले से उनके पास प्लान भी नहीं है और उसके पास जाए बगैर गुजारा नहीं। अब इस सारी सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा और होने जा रहा है। अरशाद अंसारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहूँगे। अरशाद अंसारी साहब, आपके ख्याल में एक तो ज़ाहिर इक़्तिसादी सर्वे पर कॉमेंट कर दीजिएगा, जो इसकी की चीज़ें ख़ासतौर पर IMF के बगैर जाए बगैर गुजारा नहीं, तो इस सारी सिचुएशन में IMF का बजट आम आदमी के लिए क्या फ़ायदा आप देख रहे हैं? और ये जो अहदाफ की हम बात करते हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स के अहदाफ मुकम्मल नहीं हुए, तो क्या ये टारगेट ग्राउंड रियलिटीज़ को नज़रअंदाज रख कर किए जाते हैं और हुकूमत इन हदफ तक क्यों नहीं पहुंच पाती? फिर अरशाद अंसारी साहब। जी शुक्रिया। देखें, इसकी बुनियादी वजह तो यही है कि जब टारगेट रखे जाते हैं तो ये ग्राउंड रियलिटीज़ को जो है वो मद्देनज़र नहीं रखा जाता। इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है, जो अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे किए जाते हैं स्टैटिस्टिकल ब्यूरो की तरफ से, उन अदाद-ओ-शुमार की कलेक्शन पे का जो मैकेनिज़्म है उस पर सवालात उठते हैं, क्योंकि उसी की बुनियाद पे जो है वो एलोकेशन होती है और उस पर काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई भी है। और वर्ल्ड बैंक IMF के जो एतराज़ात होते थे वो यही होता था कि आपके जो फिगर्स हैं, जो अदाद-ओ-शुमार हैं, वो क्रेडिबल नहीं होते। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी गुंजाइश है और यही एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से बजट एलोकेशन जब की जाती है, उसको जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो फिर वो पता चलता है कि अगर कोई चीज़ 100 बंदों के लिए कोई फंड्स रखे गए थे तो वो तादाद 100 नहीं है, वो 200 है, तो फिर हमें उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो वो फाइनेंसिंग जो है वो हासिल करना पड़ती है। और दूसरी ये चीज़ है कि आज उसमें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे यही क्वेश्चन हुआ कि जब टारगेट आपके मीट नहीं होते तो आप फिर इन टारगेट्स को इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों रखते हैं कि फिर आप उस पर वजाहतें पेश करते हैं, फिर उसका इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट आता है। कि जैसे अभी आप देखें, 2-3 दिन से मुल्क की स्टॉक मार्केट जो है वो भी जो है वो अच्छा नहीं बल्कि माइनस जो है वो प्ले कर रही है। तो उस पर उनका ये ख्याल था कि हम एम्बिशियस टारगेट रखते हैं ताकि चैलेंजिंग टारगेट होंगे तो फिर हम उसको उसके करीब तक पहुंच सकेंगे। अलबत्ता ये है कि जो मैंने इसको अभी तक जो स्टडी किया कि ओवरऑल
जिस क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, जो सिचुएशन है, जो फिजिकल हमारी पोजीशन है और जो बहरान है, उसमें इसको आप कह सकते हैं कि बहुत बुरा सर्वे नहीं है। जो अदाद शुमार हैं उसमें काफ़ी हौसला अफजा भी हैं। खासकर इसमें 2-3 चीज़ें बहुत अहम है कि एक कॉटन की जो क्रॉप है वो बहुत जो है वो इसमें बहुत जो है बड़ा इंक्रीज आया है। वीट तो है ही है और एग्रीकल्चर सेक्टर ओवरऑल पूरा जो है वो उसमें बहुत बड़ा इंक्रीज आया है। तो कॉटन का मतलब ये है कि हमारी जो एक्सपोर्ट बेस करती है वो ज़्यादातर हम जो हमारी जो एक्सपोर्ट लेड जो इकोनॉमी में जो हमारा जो एक्सपोर्ट लेड सेक्टर है वो उसमें टेक्सटाइल है। तो अगर हमारी पहले हमें टेक्सटाइल को जो अपना रॉ मटेरियल जो कॉटन ही है उसमें जो मेन सबसे बड़ा है तो उसकी इंपोर्ट पे काफ़ी ज़रा मुबादला हमें खर्च करना पड़ता था। तो एक तो ये हौसला अफजा है। फिर हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो काफ़ी कम है। फिर करंट अकाउंट जो खसारा है वो तो अमेजिंग है। वो $6 अरब का जो है वो तवक्को की जा रही थी कि शायद रहेगा, लेकिन जो हमें वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि $200 मिलियन के लगभग जो है वो रहने की तवक्को है कि वो ये बहुत ही अच्छा है। और एक चीज़ जो है वो जो क्वेश्चन मार्क हुआ था तो उसमें जो उनके पास गो के उसमें टाइम नहीं था, उसमें क्वेश्चन नहीं हुए, लेकिन जब बाद में मैंने उनसे पूछा तो उसके पास वो कहते कि इस पे मैं जाके काम करूंगा। जो इस सर्वे में प्रॉब्लम आई है वो ये है कि जो इंपोर्ट का जो बिल है, जो इंपोर्ट से उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। $80 अरब से एकदम $60 अरब के करीब आ गई है। ये मैच नहीं करता कि दूसरी तरफ ये इंपोर्ट को जो कंप्रेस किया गया था, जो उसको जो रोका गया था, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि आपकी मुल्क की जो मुकामी इंडस्ट्री है उसको जो है वो प्रमोट किया जाए, उसके वो फले फूले ताकि रोजगार के मौके मिले और इकोनॉमी बढ़े। लेकिन जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो फिगर है वो 1.9 के समथिंग है, यानी कि वो टारगेट से बहुत बिलो है। वो हमने उनसे क्वेश्चन किया था कि ये जो 20 बिलियन का ये गैप बनता है तो ये फिर क्या है, ये 20 अरब क्या स्मगल हो गया है कि इसका मतलब है कि स्मगलिंग जो है वो बढ़ गई है। उस पे वो थोड़ा सा वो कह रहे थे कि इस पे मैं जो है ना जाके वर्किंग करके जो है ना वो फिर बताऊंगा। और दूसरी चीज़ ये थी कि इसमें अभी भी देखें कि गवर्नमेंट जो है वो पिछले कुछ अरसे से जो है वो टैक्स छूट की जो है वो कमी और उसको ख़त्म करने की बातचीत कर रही है और कभी बहुत सारी की भी है। और मैं 100 बिलियन रुपीज़ की जो है एग्जम्पशंस खत्म की हैं। अभी भी IMF इसी बात पे जोर दे रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी टैक्स एग्जम्पशंस जो है वो ख़त्म करे। इसमें जो है वो पिछला फिगर तो नहीं दिया, लेकिन जो मुझे याद पड़ता है कि ये उस लिहाज से पिछले साल से ये कम होने की बजाय बढ़ गई है। ये ओवरऑल जो टैक्स एग्जम्पशन है ये 3,880 अरब रुपए के करीब जो है वो ये टैक्स की छूट है जो दी गई है, जो जिसमें इनकम टैक्स भी शामिल है, सेल्स टैक्स भी और कस्टम ड्यूटी भी। इसमें फाटा पाटा में जो इंडस्ट्री को मराहत दी गई है वो भी शामिल है। जी तो एक क्विकली एक और सवाल, ये स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स जाहिर है खुद भी वजीर खजाना आप उस मौजूद भी थे, वो इस्लाहात की भी बात कर रहे थे और कुछ सेक्टर में वो कह रहे थे कि पॉलिसीज के होते हुए भी हम उस पर उस तरह से काम नहीं कर सकते। ऑल्दो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स पर काम करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या आपको लगता है, जाहिर आपकी एक्सपर्टीज भी हैं, आपको लगता है कि उसके बगैर हम मईशत को बेहतर ट्रैक पर ला सकते हैं? नहीं, नामुमकिन है, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन है ना वो इम्प्लीमेंटेशन का है। देखिए रिफॉर्म्स जो है ना वो सुनते सुनते हम भी जो है ना वो एक अरसा हो गया है, रिफॉर्म्स हो रही हैं, कुछ बेहतरी भी आई है, लेकिन जो होता है ना ग्राउंड रियलिटीज पे उस पे रिफॉर्म्स नहीं होती। ज़्यादा होता यह है कि ये फंडेड होते हैं रिफॉर्म्स के प्रोग्राम। हमारा फोकस ये होता है कि किसी तरीके से हमें उस फंड्स की किस्त मिल जाए, उसमें जो उनके एक्शन प्रायर एक्शंस होते हैं या कंडीशंस होती हैं उसको हम मीट करने के लिए उसमें हम कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लेते हैं, कहीं पे हम जो है वो कागज़ों में जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, पूरा करके वो उनकी शराइत पूरी हो जाती हैं और फिर हमें किस्त मिल जाती है। यही वजह है कि रिफॉर्म्स का उस तरीके से हमें रिजल्ट नहीं मिला जितने अरसे से ये रिफॉर्म्स चल रही हैं। अगर गवर्नमेंट अब ये रिफॉर्म्स कर लेती है, जो कि अब नजर भी आ रहा है कि देखें कैरेट और स्टिक, रिफॉर्म्स में दो पहलू साथ साथ होने चाहिए। जी। अगर आप सिर्फ कैरेट रखेंगे तब भी रिफॉर्म्स नाकाम हो जाएंगी, अगर आप जो है स्टिक रखेंगे तब भी नाकाम हो जाएंगी। ये एक अच्छी बात है जो वज़ीर ख़ज़ाना ने कही है। हमने उनसे यही कहा था कि ये भी हर साल हर फाइनेंस मिनिस्टर ये बात कहता है कि ये पहले नहीं हुआ अब हम करेंगे। उन्होंने इन्फोर्समेंट मेजर की बात की कि आप इन्फोर्समेंट मेजर को हल्का ले रहे हैं, आप इन्फोर्समेंट को हम बढ़ा के रेवेन्यू को काफ़ी बढ़ाएंगे। और दूसरा उन्होंने जो रेवेन्यू स्टैकअप हुआ था उसकी बात की। हमने उन्हें यही कहा कि अल्लाह करे ये हो जाए, और अगर ये हो जाए तो वाकई जो है ये रेवेन्यू को इतना बड़ा टारगेट नहीं है, ये हम अचीव कर सकते हैं। इकोनॉमी में हमारी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है,
प्रॉब्लम यही है कि लीकेजेस को रोका जाए, रियल टाइम जो है वो रिफॉर्म्स की जाए, ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर रखी जाए और ये कारकर्दगी बेस्ड रिफॉर्म्स होनी चाहिए। आमिर साहब, ये जो टैक्स नेट की बात होती है उसमें जिस तरह अभी अरशाद अंसारी साहब बात भी कर रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटीज को नजरअंदाज किया जाता है, सैलिड क्लास हर दफा जाहिर है उनके ऑप्शन में वही होती है, दायरे कार नहीं बढ़ाया जाता, वहां पर इस्लाहात की बड़ी जरूरत है। आमिर साहब, ये जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई, जाहिर है आम आदमी को रिलीफ देने पर सभी कोशिश कर रहे हैं और वो बारहा इसका एतराफ भी कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये वाकई आने वाले बजट से आम आदमी को उम्मीद रखनी चाहिए? और बारहा हम अपने रेगुलर शो में भी ये बात करते हैं कि अगर टैक्स नेट का दायरा कार बढ़ाना है तो तभी फिर उसकी रिफॉर्म्स की तरफ जाए ना, ये तो नहीं कि जिन पर पहले टैक्स है आप उन्हीं को ही बढ़ाते जाएं कि जी ऑलरेडी वो तो कट जाता है तो दोबारा भी वही कुर्बानी के बकरे बनते जाएं। आमिर साहब, ये बिल्कुल उस तरह की तवक्को है जिस तरह हम परसों इंडिया पाकिस्तान के मैच में आखिरी 3 बालों पे हमें यकीन था कि हम 3 छक्के शायद लगा लेंगे और हम हदफ पूरा कर लेंगे। ये हर साल जैसे वो बंदा रेत पे खड़ा होता है और दूर से उस चक्कर में पड़ जाता है कि आगे दरिया है, हम पूरी कौम बजट में इस तरह के लारे लप्पों में लगती हैं। जरदारी साहब ने बुला लिया, बिलावल भुट्टो साहब ने जनाब बड़ी अभी जारी हुई है कि उन्होंने बड़ा गुस्से का इजहार किया कि PMLN हमें नई एतमाद में ले रही। भाई आप एतमाद में नहीं ले रही, आप खड़े होकर कहेंगे हम इस गवर्नमेंट के साथ नहीं है, ये गवर्नमेंट बजट ही नहीं पास करा सकती, खत्म बात। भाई ये पब्लिक को धोखा देने का क्या है? 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस इधर से 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे वो गवर्नर पंजाब ने डेफेमेशन बिल पे किया है, उठ के छुट्टी चले गए, बिल लिख के चले जाते, मैं नहीं कर रहा पास, 14 दिन लटक जाता, दोबारा पंजाब असेंबली से पास होता। कहीं हकीकत का कोई सामना नहीं करता। इमरान खान की गवर्नमेंट थी, IPP हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने मुआहदे कर दिए, हम रिवाइज करा रहे हैं। आज वही कह रहे हैं कि जनाब हमें तो फंसा के रखा इन गर्दिशी कर्जों की बारूदी सुरंगों ने। उमर अयूब यही मौजूद है, पूछ लें बुला के वो क्या कहते थे, पिछले वाले क्या कहते थे। हम गा गे गी में ही तो फंसे हुए हैं, पाकिस्तान कभी इससे निकला ही नहीं। टेक्निकल शकील रामे साहब, इलियास साहब और इरशाद अंसारी साहब बता रहे हैं इशू क्या है, बढ़ा दो जी टैक्स, IMF को भी मिलते हैं, हमें जो तनख्वाहदार तबका है ना उनके ऊपर लगा दो कि जी उसको 35% से जो टॉप है उसको 45% पे ले जाओ, यानी जो जिनको निचोड़ रहे हैं उनका मतलब और धागा चढ़ा दें कि बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ना। यहां हर मरात याफ्ता तबके के लिए कोई ना कोई चोरी, जो शकील रामे साहब ने मेरी बात के बदले में कही थी बात कि जी वो सारे ही अपने हैं, भाई ये सब पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI, शुगर माफिया हो, IPPs हो, ये सबको बुनियादी तौर पे सब ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, इन सब के हुक्मरानों के, अपोजिशन लीडरों के, उनके पास गाड़ियां होती हैं, अखराजात होते हैं। यही मैंने इसलिए कहा कि ये काम शहबाज शरीफ चाहें तो कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अपने लोगों को बिठाना है, यानी पाकिस्तानी इन्वेस्टर को, कि जी आप बैठें, ये मुल्क तबाह हो गया है, आपने प्रॉफिट्स इतने साल कमा लिए हैं, बताएं आप लोगों को कि जी हम आपको दे रहे हैं। ये मुआहदे चुके सॉवरन गारंटी के साथ किए हैं, बहुत सारे लोगों ने कंसोर्शियम बनाए हुए हैं गैर मुल्कियों के नाम पे, क्योंकि यहां पे कभी कोई चढ़ जाता है, कभी कोई चढ़ जाता है, जो इन्वेस्टमेंट उसकी भी प्रोटेक्शन जरूरी है। लेकिन कहीं तो बस हो सकती है ना कि अपने लोगों को, इसके बाद आप दुनिया में कहीं पे भी जा सकते हैं कि जी देखिए हमने अपने लोगों को बनाया है, और उसमें डंडा डोली से मुराद ये है कि आप बिठाएं उनको, ये बताएं कि जनाब ये हैं। देखें ना हम एक्सपोर्ट में जब उनको रिबेट देते हैं वो डॉलर पाकिस्तान वापस नहीं लाते, हर तरह की रियायत ले जाते हैं यहां से, और बदले में सिर्फ अगर एक्सपोर्ट वाले सियासत जो हमारे बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको ही बिठा दें कि बताओ आपने इतना माल बनाया है, इस मुल्क के लिए बता दो। वो 4 पैसे जो रफाई इदारों के नाम पे खर्च करते हैं वो टैक्स को बचा रहे होते हैं उसके अंदर भी। ये सारे का सारा धंधा है, पर गंदा है। यहां शहबाज शरीफ खुद इंडस्ट्रियलिस्ट, फैमिली इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको ये सारी चीजें ओपन करनी चाहिए। ठीक, मैं ये नहीं कहता कि जी अपने उस सब करें, लाएं सब अपने दोस्तों को, अपने सियासी मुखालफिन को टेबल पे लाके बिठाएं और ये लाइव चला दें कि जनाब आपने इतने प्रॉफिट्स कमाए हैं। कोरोना में क्या बताते थे इमरान खान साहब कि जनाब हमारे इंडस्ट्रियलिस्टों ने, हमारे बिजनेसमैनों ने इतना पैसा प्रॉफिट कमाया। मिफ्ता इस्माइल साहब जिनकी जुबान रुकती नहीं है, आम आदमी का आज करते हुए सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स उनकी कंपनियों ने कमाया। क्या उन्होंने बैठ के ऐसा फार्मूला दिया कि उस प्रॉफिट से किसी को हिस्सा मिल जाए, या आम आदमी की फलाह का काम बतौर वजीर खजाना वो कर जाए? उनको 2 दफा PMLN ने बिठाया बगैर किसी जीते हुए इलेक्शन के, आईनी प्रोविजन के तहत। आज तक उनका गिला ही नहीं खत्म हो रहा। हमारे तो मुल्क का मसला ही यही हो गया है कि आप शौकत अजीज को उठा लाएं, आप शौकत तरीन को उठा लाएं, आप हफीज शेख को उठा लाएं, आप मोहम्मद औरंगजेब को ले आएं। इन सब के मसाइल हैं कि इनके
पास पैसा है डॉलर, यूरो और पाउंड में, बिल्कुल, और ये खर्च कराते हैं रुपए में, तो इनको कोई महंगाई नजर नहीं आती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमारा असल मसला है कि हम उन लोगों को बिठाते हैं जिनके कारोबार यूएई में हैं, जिनके कारोबार दुनिया भर में हैं, खालिस पाकिस्तानी सोच के साथ होंगे, बहुत अच्छे लॉयल पाकिस्तानी। राम साहब बिल्कुल आप भी यही बात कर रहे थे जी, जो हमें तबाह करते हैं। जी राम साहब आप भी यही बात कर रहे थे बिल्कुल। अब 12,900 अरब का अगर टैक्स टारगेट रखा जाता है तो इसका मतलब है इस साल जो कलेक्शन होगी उससे 45% ज्यादा, तो ये किस तरह से मुमकिन होगा? और साथ ही ये जो 1400 अरब रुपए मुकर्रर किया है जी तरक्याती बजट का, आपके ख्याल में ये कितना माकूल और काबिल अमल है? जाहिर है आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, और IMF के साथ ये किस तरह से बातचीत आगे होगी तरक्याती बजट को लेकर? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप बाहर जाते हैं इन्वेस्टमेंट लेने, तो वो कहते हैं आपकी शराफिया का पैसा कहाँ है, कहाँ इन्वेस्टमेंट है उनकी, तो कोई जवाब नहीं है किसी के पास कि वो बाहर चला गया साहब का सारा, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो आपके गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हों, ब्यूरोक्रेट हों, आर्मी वाले हों, जो भी हों, जो रिटायर होता है पाकिस्तान से निकल जाता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अगर आपको अपने मुल्क पे ट्रस्ट नहीं है, जो आप मुल्क चला रहे हैं, जो लोग आप मुल्क चला रहे हैं, आप हर वक्त कहते हैं हम इस मुल्क के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं, वो कम से कम सरमाया तो लगा लो ना अपना इधर। फिर दूसरी बात, वो कहते हैं जी हमने सिक्योरिटी बड़ी इंप्रूव कर दी है, वो कहते हैं आपका एक असिस्टेंट कमिश्नर भी वो 5-7 पुलिस वाले लेके निकलता है अपने साथ, कैसी इंप्रूवमेंट है ये? देखिए, बात कहने से नहीं, बात करने से नजर आनी चाहिए, एक चीज। दूसरी, जो हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है ना, उसको ठीक करने की जरूरत है। हमने अंधाधुंध के बात करते हैं अंधों की तरह कि जनाब बस हमने पॉलिसी पकड़ ली, टैक्स टैक्स टैक्स। भाई कोई मुल्क टैक्स रेवेन्यू पे अकेले नहीं चलता, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू का जो होता है ना, वो उनका बैलेंस होता है। हमारे क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू को खत्म कर दो, मतलब जो हमारे स्टेट और इंटरप्राइजेस हैं उनको खत्म कर दो, जो हमारे इस तरह उनको खत्म कर दो, प्राइवेट सेक्टर को दे दो, प्राइवेट सेक्टर को दे दो। वो कहता है जी मुझे सब्सिडी दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, अगर नहीं दोगे तो मेरा बिजनेस तबाह हो गया, मुझे कंसेशन नहीं दी टैक्स की, मेरा बिजनेस तबाह हो गया, मुझे ये नहीं दिया, मेरा बिजनेस तबाह हो गया। यही टैक्स है जिसको यानी कि आप बिलियंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस देते थे हर साल, वो जी बस ठीक है चल रही है, जैसे नहीं देते वो नेगेटिव में चला गया, मुझे हो कुछ नहीं रहा। इतना नालायक किस्म का हमारा प्राइवेट सेक्टर है, उसको सब्सिडी ना दो तो चलता नहीं है। सही। तो टॉप ऑफ दैट जिनको आपने प्राइवेट सेक्टर में नवाजा हुआ है, मतलब IPPs, उन्होंने इस मुल्क का वैसे बट्टा गिर कर दिया। आप कैसे प्राइवेट सेक्टर पे ट्रस्ट कर सकते हैं? हमें अपनी स्टेट और इंटरप्राइजेस को चलाना चाहिए और बड़े अच्छे तरीके से चलाना चाहिए और इकोनॉमिक रैशनल पे चलाना चाहिए। ये जो हम कर रहे हैं उनको प्राइवेट करने की, ये तो एक कोई इसकी स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। 3, 4, 5 साल बाद हम इससे वर्स किस्म के क्राइसिस में होंगे अगर हमने अपनी स्टेट और इंटरप्राइजेस बेच दी। क्विकली राम साहब एक ब्रेक जाना है जी, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आ रहे हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। क्विकली वक्त कम है, इलियास साहब मैं चाह रही थी कि जो हम कह रहे हैं कि हम प्राइवेटाइजेशन इदारों, ज़ाहिर है IMF की भी बहुत सारी शराइत और उन्हीं शराइत को मद्देनज़र रखकर ये बजट बनाया जा रहा है, जो कि इस वक्त तासुर यही है। आपके ख्याल में क्या ये हल है प्राइवेटाइजेशन? देखिए, IMF की जानिब से पहले भी जो कर्जा लिए गए उसमें भी यही कहा गया कि प्राइवेटाइजेशन करें उन अदारों की जो स्टेट ओन एंटिटीज़ हैं, जिसमें PIA है, वो OGDCL, ये सारे अदारे हैं जो खसारा दे रहे हैं गवर्नमेंट को, जो देते आ रहे हैं, जो PSO है, जो सारे इन खसारे को पूरा करने के लिए वो क्या किस तरह करें? हर साल बिलियंस रुपीज़ का जो रेवेन्यू है वो इसमें मद में चले जाता है, गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ती है इनको स्टैंड करने के लिए। जो स्टील मिल है, लेकिन उनकी प्राइवेटाइजेशन नहीं होती। वो कहते हैं कि इनकी प्राइवेटाइजेशन करें, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट आए इसमें आए और आके फिर ये अदारे ये बेहतर तरीके से करें, गवर्नमेंट को इनको सब्सिडी ना देनी पड़े, गवर्नमेंट को हर साल जो बजट में एक हिस्सा देना पड़ता है वो ना कर सकें। अभी देख लें PIA के लिए जो देख लें उसका खसारा, उसकी बैलेंस शीट देख लें, उसके लिए सब्सिडी बनाई है ताकि उसके जो लोन्स वगैरह हैं वो साइड पर किए जा सकें और कंपनी को साफ करके दिया जाए और उसकी प्राइवेटाइजेशन की जा सके। इसी तरह है ये सारी चीज़ें। ये तब सूरत हाल उस वक्त होगी जब आपके मुल्क की इकॉनमी ठीक होगी, जो स्टैंड करती है, आपकी ग्रोथ होगी। लेकिन जब आपकी GDP की ग्रोथ ही नहीं है, अब अगले साल का जो टारगेट रख रहे हैं वो कह रहे हैं 2.5-3% के करीब। अब जब ये चीज़ें जब बेहतर नहीं होंगी, 4-5% तक ग्रोथ नहीं होगी, तब तक ये चीज़ें नहीं होंगी। खत्म हो गया जी। तमाम का शुक्रिया और इसके साथ ही एक्सपर्ट्स की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।